चलिए बुलेटिन की तरफ रुख करेंगे। बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सिलक्यारा पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है, सभी एजेंसियां पुरजोर तरीके से लगी हुई है। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। और इस बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर सीएम धामी ने की है फंसे मजदूरों से बात। गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से जाना है हाल, तेजी से चल रहे रेस्क्यू की जानकारी जो है वो ली है। तो बता दें मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। उन्होंने सभी मजदूरों से बातचीत भी की है। सबा अहमद से उन्होंने हालचाल जाना है, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनसे वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत खुद सूबे के मुखिया ने की है। गब्बर सिंह नेगी से भी बातचीत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो अंदर फंसे हुए मजदूरों से बातचीत कर रहे थे, उनका ढांढस बंधाया है। बता दें कि अब से कुछ ही देर का समय बता है जब सारे मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे और उनको सबसे पहले नजदीकी अस्पताल में लेके जाया जाएगा। वहां पे उनका टेस्ट होगा, मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और जिसकी हालत ज्यादा गंभीर होगी तो उसको ऋषिकेश में जो एम्स है वहां पे भर्ती किया जाएगा। तो पूरी कोशिश हो रही है, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। मौके पर पीके सक्सेना और खुद सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन जिंदगी में लगातार हर कोई लगा हुआ है, उन मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी मौके से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी क्या चल रहा है, क्योंकि सीएम धामी ने खुद मजदूरों से बातचीत की, उनका ढांढस बंधाया है। अभी आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अभी को। तो ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। अब से कुछ ही देर का वक्त बचा है जब 41 के 41 मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। बता दें कि लगातार काम जारी है। वर्टिकल माध्यम से भी इसको खुदाई हो रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर खुद मौजूद है। दिल्ली से भी 7 सदस्यीय टीमें बुलाई गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन को और गति देने के लिए। तो सीएम धामी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मजदूरों से उन्होंने बातचीत भी की है, उनका ढांढस बंधाया है और इसी के साथ बता दें कि उत्तरकाशी में इस वक्त सूबे के मुखिया मौजूद है, जहां पे कार्य चल रहा है। कार्यस्थल पे सीएम धामी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है अब से कुछ ही देर का वक्त बचा है जब तमाम मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। महज 9 से 10 मीटर का फासला जो है वो रह चुका है और काफी हद तक काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। तो तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बता दें कि हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। कौन सी मशीन खराब हो रही है, तत्काल प्रभाव से कौन सी मशीन चलाई जा रही है। बीच में ऑगर मशीन में खराबी आ गई थी
और इसलिए कार्य में देरी हुई, वरना सुबह तमाम मजदूरों को निकाल लिया जाता। अब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या चल रहा है मौके पर? सीएम धामी अभी भी मौजूद हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय सिलकारा टनल से निकल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी सिलकारा टनल से यहाँ पर निकल चुके हैं। उनकी तरफ से ये कह सकते हैं कि जो जब टनल्स में उन्होंने प्रवेश किया था तो जो रेस्क्यू अभियान में जुटे जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनसे बातचीत वहां पर की गई। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान अपने ये कह सकते हैं कि जो टनल के भीतर थे तो 2 श्रमिकों से वहां बातचीत भी करी है। कोटद्वार के जो श्रमिक हैं, जो टनल के भीतर फंसे हुए गब्बर सिंह, उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत करी है। और एक सभा अहमद है, उनसे बातचीत वहां पर की है। उनको दिलासा दिलाया, उनको ठनस दिया है कि वो मजबूत तरीके से अंदर रहे, क्योंकि इस रेस्क्यू अभियान में अंतिम चरण इस समय चल रहा है और जल्द ही उन तक जो 800 mm का जो पाइप है उसको पहुंचा दिया जाएगा और फिर उन सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक ऑगर मशीन की अगर हम बात करते हैं तो ऑगर मशीन की तरफ से जो ड्रिल की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो 1.5 मीटर की प्रक्रिया शुरू हो पाई थी और उसके बाद वापस पुनः मशीन को बंद करना पड़ा है, क्योंकि जो विशेषज्ञ जो बता रहे हैं वो ये कि ड्रिल करते दौरान एक बार फिर एक और हडल अंदर आ गया था, यानी रॉक चट्टान अंदर आ गई थी, स्ट्रॉन्ग थी, और क्या कुछ वो चट्टान में रहा है, क्या कोई लोहा अंदर फंसा हुआ है जिसकी वजह से ड्रिल आगे नहीं हो पाया। तो उन सब चीजों की जांच वहां पर की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो 12 मीटर का जो पाइप अंदर भेजा जाना था, 2 पाइप जो अंदर भेजे जाने थे, जिसमें लास्ट सेकंड जो पाइप है 6 मीटर का, जब उसको अंदर ड्रिल करना शुरू किया गया था तो 1.5 मीटर की प्रक्रिया के बाद वापस उस ड्रिल प्रक्रिया को रोकना पड़ा है। तो कह सकते हैं कि इस समय जो ड्रिल्स की जो प्रक्रिया अगर मशीन की वो इस समय रुकी हुई है और इस समय विशेषज्ञ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चट्टान अंदर फंसी हुई है, जो हडल अंदर आया है, जो बाधा अंदर उत्पन्न हुई है, उस बाधा से कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि बड़े मुश्किल से कह सकते हैं कि लंबे इंतजार के बाद ये रेस्क्यू अभियान का अंतिम चरण यहाँ पर प्रारंभ हो। कोशिश ये की जा रही थी कि अगले 5 से 6 घंटे के भीतर जो ड्रिल की जो प्रक्रिया हो वो पूरी यहाँ पर हो जाएगी और उसके बाद उन सभी जो श्रमिक जो टनल के भीतर फंसे हैं उनको रेस्क्यू करने का काम वहां पर किया जाएगा। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि एक बार फिर बाधा उत्पन्न होने की वजह से जो ड्रिल की जो प्रक्रिया थी ऑगर मशीन की वो यहाँ पर रुक चुकी है। जी तो यहाँ पे ओवर मशीन तो अभी कार्य कर ही रही होगी ना? अभी कितनी दूरी बची हुई है? 9 मीटर, 10 मीटर, कितनी दूरी? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 12 मीटर के ये दूरी दो पाइप यहाँ पर और डाले जाने थे, यानी 12 मीटर का अंतिम पड़ाव ये बचा हुआ था जो उस मलबे के उस पार तक इन पाइप को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी भी 45 मीटर के बाद ये कह सकते हैं कि सिर्फ अभी 1.5 मीटर और ही यहाँ पर ड्रिलिंग यहाँ पर हो पाई थी, यानी 46 मीटर की ड्रिलिंग कंप्लीट हो पाई थी और उसके बाद फिर एक और बाधा इस मशीन के सामने यहाँ पर मलबे के भीतर आई है। एक और हडल यहाँ पर आ चुका है जिसकी वजह से अगर मशीन को इस समय बंद करना पड़ा है और विशेषज्ञों की तरफ से अभी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी बाधा अंदर आई है जिसकी वजह से मशीन को रोकना पड़ा है, क्योंकि अब इसे ये कह सकते हैं कि मैनुअली इस बाधा को दूर करने का काम वहां पर किया जाएगा और उसके बाद पुनः दोबारा से जो ड्रिल की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो बांके बिहारी कॉरिडोर पर आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे और कान्हा का दीदार करेंगे और ऐसे करने वाले पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 3 घंटे कृष्ण की नगरी मथुरा में रहेंगे। वे शाम को 3:45 पे मथुरा पहुंचेंगे और 4 बजे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे और मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाएगी। शाम 4:30 बजे रेलवे ग्राउंड में आयोजित ब्रज रथ उत्सव में शिरकत करेंगे। 4:30 से 7:30 तक ब्रज रथ उत्सव में मीराबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को देखेंगे और 7:45 यानी कि 7:45 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर से मथुरा से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम के साथ इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। हम उसी स्थान पर खड़े हुए हैं जहां आज 4 बजे
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर ब्रज महोत्सव जो 14 दिवसीय चल रहा है उसमें शिरकत करेंगे और यहाँ पर जो है मीराबाई के 525वें जन्म दिवस के अवसर पर डाक टिकट जारी करेंगे, सिक्का जारी करेंगे। और उसी स्थान पर हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। फोर्स भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे भारी तादाद में तैनात है। देखिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि फोर्स कितनी तादाद में यहाँ पर जो है लगा हुआ है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। यही वो मेन गेट है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है ब्रज महोत्सव में यहाँ पर भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, ये सारे लोग नेता जो है प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह और तमाम नेतागण यहाँ पर यहाँ उनके साथ में उनकी अगवानी करेंगे, मौजूद रहेंगे। तो 4 बजे का वक्त है और 4 बजे आर्मी के हेलीपैड पर उतरेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ पर जो है इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो 25 मई 2015 को मथुरा आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनका पहला दौरा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रत्येक गांव में भी पहुंचे थे। फरवरी 2019 में वृंदावन आए थे। मोहम्मद फारूक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या इंतजाम, क्या जानकारी देंगे आप मौके से? जी स्वीटी, प्रधानमंत्री का यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर 3:45 बजे के लगभग आर्मी के ग्राउंड में बने हेलीपैड पर उतरेगा। उनकी आगवानी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और तमाम नेतागण, लक्ष्मी नारायण चौधरी और यहाँ के विधायक सब उनकी आगवानी करेंगे। अपने नेता की आगवानी के लिए सब तैयार हैं और मथुरा की जनता भी जो है अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही उत्सुक है और बहुत ही खुश है कि हमारे प्रधानमंत्री देश के मथुरा पधार रहे हैं। मथुरा को जरूर कोई ना कोई सौगात मिलेगी। इसी प्रकार वृंदावन में जो कॉरिडोर का आदेश हाईकोर्ट ने किया है, उस कॉरिडोर के आदेश के बजट की भी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण है उनकी सुरक्षा, उसको लेकर जिला प्रशासन चाक चौबंद है। एसपी जी ने 2 दिन से पहले ही यहाँ पर डेरा डाल दिया है और 3000 पुलिसकर्मी पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। सादा कपड़े में पुलिसकर्मी मौजूद है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था है। जिस रास्तों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, श्री कृष्ण जन्म स्थान जाएंगे, वह दर्शन करेंगे, उन सभी रास्तों पर स्नाइपर छतों पर तैनात किए जाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से और एसपीजी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, उसको देखते हुए भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जी स्वीटी, वो कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं जो है वो यहाँ से कर सकते हैं फारूक? जी स्वीटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे कुछ बड़ी घोषणाओं की सबको उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगे। कॉरिडोर के बजट के साथ साथ और भी कुछ घोषणाएं करने की उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, क्योंकि मथुरा से भी उनका भी लगाव है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी लगाव है। श्री कृष्ण जन्म स्थान का पहले से ही मुद्दा और शाही इजलास चल रहा है। देखते हैं कि मथुरा के विकास के लिए कितना जो है यहाँ पे क्या क्या घोषणा करती है और कितना धन देने की यहाँ पर और घोषणा करते हैं। जी फारूक, कहा जा रहा है आगामी चुनाव को साधने की कोशिश मथुरा के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या काशी झांकी मथुरा भी बाकी है। इस नारे के तहत भी लोग इसको देख रहे हैं। जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद योगी आदित्यनाथ जी ने अपने यहाँ एक कार्यालय बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद में उप मुख्यमंत्री अध्यक्ष है और उनका कार्यालय यहाँ पर बना हुआ है। पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मथुरा को लेकर जो है बहुत ही चिंतित हैं और अगला हो सकता है कि मथुरा का जो इलेक्शन है 2024 का वो मथुरा के ऊपर ही लड़ा जाए। सीधी तो यहाँ से कॉरिडोर का भी ऐलान क्या कर सकते हैं प्रधानमंत्री? जी सीधी आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मुकदमे चल रहे थे कॉरिडोर को बनाने के लिए, कुछ वृंदावन के लोगों का कहना था कि प्राचीन गलियां हैं, कुंज की गलियां हैं, इनका स्वरूप खत्म हो जाएगा कॉरिडोर बनने से, और वो लोग हाईकोर्ट गए थे। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी हाईकोर्ट गई थी और प्रस्ताव वहां पर पास किया था। 100 मकानों का वहां पर चिन्हीकरण भी कर लिया था, दुकान और मकानों का। उसके बाद में हाईकोर्ट ने इसका फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कॉरिडोर बनेगा, लेकिन मंदिर के पैसे से कॉरिडोर नहीं बनेगा, उत्तर प्रदेश सरकार अपने पैसे से कॉरिडोर बनाएगी। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट की भी घोषणा कर सकते हैं। फारूक, ये सवाल तो लगातार उठेंगे क्योंकि मथुरा जो अपनी संकरी गलियों के लिए जाना जाता है और जो लगातार इसी गलियों से उसकी पहचान है, अब ऐसे में कॉरिडोर की अगर घोषणा हो गई तो सवाल तो उठेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वेलकम इलाके में मंगलवार देर रात घटी दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी सामने आई है। ये मामला इतना संगीन है कि हर माँ बाप का ये सोचने के लिए मजबूर होना होगा कि आखिर एक नाबालिग ने अपने ही उम्र के लड़के की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, उसने जबरन 350 रुपए मांगने पर देने से इनकार कर दिया। मृतक नाबालिग का आरोपी को पैसे ना देना इतना नागवार लगता है कि उसने मृतक नाबालिग पर चाकू से सबके सामने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने मृतक के गर्दन पर ताबड़तोड़ 60 बार वार किए। इससे भी मन नहीं भरा तो उसके सर पर लात मारकर देखा कि वो मरा है या नहीं। उसके बाद चारों तरफ नजर घुमाने के बाद वो वहीं पर डांस करने लग गया। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये जब खबर पड़ रही थी तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? देखिए बिल्कुल श्रुति, मामला दिल दहला देने वाला है, हर किसी को रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है कि आखिरकार क्या राजधानी दिल्ली में लोगों को हो चुका है कि जरा सी बात पर एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। और ऐसा ही मामला ये आया जहां उत्तरी पूर्वी दिल्ली के ये वेलकम थाना इलाके का मामला है, जहां जाफराबाद निवासी नाबालिग की नाबालिग नहीं चाकू से मारकर, और उस पर एक नहीं 50 से ज्यादा चाकू से वार किए, जिसमें उसकी मौत हो गई। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जो पुलिस है वो आगे की जांच में जुटी। हालांकि इस मामले में गनीमत की बात यह रही कि जो पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में मामले को सुलझाते हुए बुधवार को ही जो आरोपी है, क्योंकि वो भी नाबालिग है, तो उसको हिरासत में लिया। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो नाबालिग आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो उसमें जुटी हुई। लेकिन जिस तरीके का जो मामला आया है, क्योंकि 350 रुपए लूटने की कोशिश की जा रही थी, और जब पीड़ित जो मृतक है जब उसने पैसे देने से मना किया, इनकार किया, तो उसी से गुस्सा होकर के उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद जिस तरीके की जो तस्वीर सामने आई, क्योंकि इसमें यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं एक मूक दर्शक बने रहे, क्योंकि किसी ने भी मदद करने की एक बार कदम उठाने तक की नहीं सोची। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आखिरकार दिल्ली वासियों को क्या हो गया है कि थोड़ी थोड़ी सी बात पर भी एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। जी, जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था अजीत, तो क्या आसपास लोग मौजूद थे जिन्होंने रोकने का प्रयास तक नहीं किया? देखिए सुटी, बताया जा रहा है कि जो कुछ लोग थे उन्होंने भी अपने जो घरों के जो दरवाजे हैं वो बंद तक कर दिए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितना खौफ था कि एक नाबालिग चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा था और लोगों ने उसे बचाने की बजाय अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। और उसके बाद जब जो नाबालिग आरोपी है उसने जब पुष्टि कर ली कि जो मृतक है उसकी मौत हो गई है, तो उसके बाद वो वहीं पर नाचने लगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर उसने किस तरीके से लोगों के बीच में खौफ पैदा करने की कोशिश की, और महज 350 रुपए लूटने के लिए उसने एक शख्स की जान तक ली। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबर में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में हलाल प्रोडक्ट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने डब्बा बंद खाद्य सुरक्षा पदार्थों की अच्छे से जांच की। वहीं कोतवाली की बाउंड्री से लगी एक दुकान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपराजिता तिवारी की टीम ने छापा मारा, जहां से डब्बा बंद खजूर मिले, जिसको विभाग ने सीज कर दिया। धारा 29 के तहत कोई भी सरकारी संस्थान ही किसी तरह की गुणवत्ता का लोगो दे सकता है। ये प्राइवेट संस्था के द्वारा हलाल प्रमाणन का लोगो देना धारा 29 एफएसएस एक्ट के अंतर्गत पोषणीय नहीं है एवं धारा 89 जो एफएसएस एक्ट का है वो इसका पोषण नहीं करता है। उसी के अंतर्गत श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। उसके क्रम में दिनांक 20 नवंबर 2022 से जनपद रायबरेली में उक्त हलाल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर कार्रवाई के लिए प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों को सीज एवं एक्ट के अनुसंगत कार्रवाई के लिए टीम गठित कर दी गई है। फतेहपुर के कई मेगा मार्ट में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से हलाल प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी की गई, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। हालांकि जांच के दौरान कोई खामियां नहीं मिली। वही टीम दुकानदारों को हलाल प्रोडक्ट को लेकर हिदायत दी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।